सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप। और आज हम हमारे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे होंगे। हम लोग ऑलरेडी व्हाट इज लिविंग इस छोटे से टॉपिक को कवर करने की ओर बढ़ चुके थे। हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन समझा कि टेक्सोनॉमी आखिर स्टार्ट कैसे होती है। हम लोगों ने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा, यानी अर्नेस्ट मेयर साहब के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कल बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कल बायोसेंट्रिक व्यू और एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने कल एनिमेट मैटर और इनएनिमेट मैटर के बारे में पढ़ा। एंड देन हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक और डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में पढ़ा। आज हम एक एक फीचर की डिस्कशन को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में समझने वाले हैं। यानी हम लोग बता चुके थे आपको कि क्या क्या थे डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। उस चीज का रिवीजन भी आपको मैं कराऊंगा। एंड देन जिन भी फीचर्स का मैंने आपको नाम बताया था वो सारे फीचर्स आपके सामने खोल कर रख दूंगा। यानी ग्रोथ का अगर मैंने नाम लिया है तो ग्रोथ को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, कौन कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है, नॉन लिविंग चीजें ग्रो कर सकती हैं या नहीं, क्या ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर भी है। ये सारी बातें डिस्कस होंगी। मजा आ जाएगा आप लोगों को। बहुत प्यारा सेशन है, बहुत अमेजिंग सेशन है। यहां जो बातें होंगी वो पूरे बायोलॉजी में आपका साथ निभाएंगी। इसीलिए इन सारी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। कंसेप्चुअली बहुत साउंड टॉपिक है ना। तो ये सारी बातें बहुत मजेदार तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाएं और हो भी जाएंगी गारंटी के साथ। बस इत्मीनान से बैठ के सुनिएगा, अपने बड़े भाई का सहयोग करिएगा। उसके अलावा आपको और कुछ करना नहीं है। सारी बातें आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, एक बार इस सेशन को शुरू करने के लिए अगर हम तैयार हैं तो अपनी पूरी एनर्जी के साथ तारा रारा या लाल कलर के दिलों की बारिश कर डालो मेरे भाई, जिससे कि ये जो लालम लाल दिल हैं ये मेरे दिल तक पहुंच सकें और मैं अपनी एनर्जी झोंक सकूं इस सेशन को एक पावर पैक्ड सेशन बनाने के लिए। क्योंकि हर सेशन जो है बड़ा खतरनाक होता है मेरे भाई। हर सेशन में कुछ सीखने को मिलता है और अब सीखने के लिए काफी सारी चीजें हैं हमारे पास। एनोटेटेड एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे चुका हूं, आप लोगों तक पहुंच चुकी होगी। नहीं पहुंची है तो आज पहुंच जाएगी। एक नई शीट आपके लिए दी गई है जिसका नाम है विक्स, वो भी आप लोगों ने देख ली होगी। विक्स शीट आप लोगों के लिए तैयार करी गई है। ये आपकी तैयारी की सारी खिचखिच दूर कर देगी। वीपू सर के इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लास में सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको यहां पर दिए जाएंगे। देन आपको एक और शीट मिलती है वीपू सर की प्रैक्टिस शीट, जिसमें आपको हर चैप्टर के 150 से 200 सवाल मिलते हैं। इसके अलावा आपको मिलते हैं एनोटेटेड एनसीईआरटी के पीडीएफ। इसके अलावा आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स जो आपके नेक्स्ट वीक से आना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वीक में थोड़ा सा किसी और काम में फंस गया था और नोट्स बहुत तगड़े बन रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है। एज वेल एज समरी सेशन भी आपके दोनों चैप्टर्स के नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे, तो समरी और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको अलग से मिल रही होंगी बैच के अंदर ही। जो चीज आपको जैसे यूज करनी है आप बिंदास करिए। इसके अलावा एक दो और सरप्राइजेस हैं जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा बिकॉज उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो सरप्राइजेस आप लोगों तक पहुंच रहे होंगे, जिससे आपकी तैयारी और आसान और बेहतरीन बन रही होगी। हम इस सेशन को शुरू करने के लिए तैयार हैं क्योंकि आपके लाल कलर के दिलों की बारिश हो चुकी है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा काम निपटा लेता हूं और वो है द रिवीजन ऑफ यस्टरडेज लेक्चर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर? हम लोगों ने पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड डिफाइनिंग फीचर्स। नाम के अंदर घुस जाओ। सबसे पहली जो चीज यहां पर लिखी हुई है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी यहां पर एक शब्द छुपा हुआ है जो कि है कैरेक्टर्स। यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, उन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कह सकते हैं। जैसे मैं चल सकता हूं, मैं पेन हिला सकता हूं, मैं अपनी मुंडी हिला सकता हूं, मैं सिंघम गाने पे डांस कर सकता हूं। ये मेरे कैरेक्टर्स हैं, ये मेरे फीचर्स हैं। क्या ये सारी की सारी चीजें मैं अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। पर मेरे भाई क्या गारंटी है कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी सिंघम बन पा रहे हो? क्या प्लांट सिंघम बन सकता है? नहीं बन सकता।
क्या मेरे भाई प्लांट चल सकता है? नहीं चल सकता। क्या प्लांट पेन हिला सकता है? नहीं हिला सकता। क्या बैक्टीरिया पेन हिला सकता है? क्या बैक्टीरिया बोल सकता है? नहीं बोल सकता। नहीं पेन हिला सकता। तो ये मेरे कैरेक्टर्स हैं। जरूरी नहीं कि ये दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जा रहे हों, बट मेरे भाई ऐसे फीचर्स जो डिफाइन कर देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी ऐसे फीचर्स जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में विद गारंटी पाए जा रहे हो, उन्हें मैं डिफाइनिंग फीचर कहूंगा। यानी दुनिया का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा के देख लो मेरे भाई, चाहे कोई छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो, चाहे कोई बड़े से बड़ा हाथी हो, उन सभी में जो फीचर्स पाए जाएंगे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्हें मैं डिफाइनिंग फीचर्स कह रहा होता हूं। प्लस ये जो डिफाइनिंग फीचर हैं ये लिविंग में प्रेजेंट होने चाहिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होने चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग चीज में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। मतलब डिफाइनिंग फीचर ऐसे फीचर होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करके रख दें। अर्थात ऐसे फीचर्स जो 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हो, कोई एक्सेप्शंस ना हो। दुनिया का चाहे सबसे छोटा जीव हो, दुनिया का चाहे सबसे बड़ा जीव हो, सबके अंदर ये काम गारंटी के साथ हो रहे हो और किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना हो रहे हो। यानी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का जो कॉन्क्रीट डिफरेंस है वो हमें ये डिफाइनिंग फीचर बता पा रहे हो। अगर कोई डिफाइनिंग फीचर है, लेट्स से मैं कह रहा हूं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या प्रेजेंस ऑफ सेल अगर एक डिफाइनिंग फीचर है, तो क्या ये सेल दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो मेरे भाई, अपना फेवरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म उठा लो, चाहे आप माइकोप्लाज्मा की बात करें, चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें, चाहे आप फंगस की बात करें, चाहे आप प्लांट की बात करें, चाहे आप एनिमल्स की बात करें, कम से कम एक सेल तो होगा, मिनिमम एक सेल तो होगा। बिल्कुल सर, मिनिमम एक सेल तो आपका होना ही होना चाहिए, तभी उसे क्या कहेंगे? लिविंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको किसी को लिविंग कहना है, अगर आपको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझना है, तो उसके सेल को समझना पड़ेगा। तो ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है सेल, एकदम गारंटीड बात है। और क्या किसी नॉन लिविंग चीज में पाया जाता है? क्या इस पेन में है? क्या इस कॉपी में है? क्या मेरे फोन में है? नहीं मेरे भाई। इसका मतलब सेल इज प्रेजेंट इन 100% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग। तो ये क्या हो गया? हमारा डिफाइनिंग फीचर हो गया। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल देखने को मिलेगा? मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया, मेटाबॉलिज्म। क्या मेटाबॉलिज्म दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा? भैया सेल जो है, अगर वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, तो सेल में कुछ चीजें तो एकदम कंपलसरी थी। आप दुनिया का सबसे सिंपल सेल बना लो, यहां पे दुनिया का सबसे सिंपल सेल बना लो, सबसे घटिया लेवल का सेल बना लो भाई, ये बना लो आप। ये दुनिया का सबसे सिंपल सेल है, कम से कम इतना तो बनाओगे ही, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। अगर आप दुनिया का सबसे सिंपल सेल भी बनाते हो तो सेल मेम्ब्रेन बनानी ही पड़ी, साइटोप्लाज्म बनाना ही पड़ा, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। ये तो मिनिमम बनाओगे। अब साइटोप्लाज्म जो थी, इसके बारे में आपने 3 बातें पढ़ी थी अपने पहले चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ये जो साइटोप्लाज्म है ये कैसा है भैया जी? ये सेमी फ्लूइड होता है, राइट। ये जो साइटोप्लाज्म है ये पूरे सेल में भरा हुआ होता है, यानी इट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ये आपका जगह घेर रहा होता है पूरे सेल की। उसके अलावा हमने कहा था इट इज द मेन एरिना ऑफ केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी इसमें रिएक्शंस हो रहे होंगे, केमिकल रिएक्शंस हो रहे होंगे। एंड अगर इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि इट मेंटेन्स द सेल इन द लिविंग स्टेट। एनसीईआरटी की लाइन है मेरे भाई, सारी बातें लिख चुके हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। इट मेंटेन्स द सेल इन लिविंग स्टेट। और तब मैंने आपको बताया था पहले चैप्टर में कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपके शरीर में, आपके सेल्स में केमिकल रिएक्शन चलने चाहिए। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका मेटाबॉलिज्म ठप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। आपकी बॉडी में इस टाइम पर हजारों रिएक्शंस चल रही हैं, मैं सांस भी ले रहा हूं, वो ऑक्सीजन मेरे फेफड़ों तक भी पहुंच रहा है, वो ऑक्सीजन मेरी बॉडी के हर सेल तक पहुंच रहा है। मैंने दोपहर में खाना खाया था, वो खाना अभी भी डाइजेस्ट हो रहा है, मेरी बॉडी को एनर्जी दे रहा है। उसी एनर्जी को यूज करके मैं अपने हाथ की मूवमेंट भी कर रहा हूं, पेन भी चला रहा हूं, आंखों से स्क्रीन को देख भी रहा हूं, दिमाग भी दौड़ रहा है, हाथ पैर की मूवमेंट्स भी कोऑर्डिनेटेड है, और ना जाने शरीर में कितनी ही अलग अलग चीजें चल रही हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ रिएक्शंस जो कि मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। तो क्या ये रिएक्शंस मुझे जिंदा रखते हैं? बिल्कुल।
अगर मेरे भाई आपकी बॉडी में ये केमिकल रिएक्शंस होना बंद हो जाएं, आप भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर हुआ? यस गुरुजी, दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। दिस इज अ डिफाइनिंग फीचर। ये आपके शरीर में होगा ही होगा। चाहे आप एक बैक्टीरिया की ही बात कर लें, उसके सेल के अंदर भी तो साइटोप्लाज्म है, वहां भी तो कोई ना कोई रिएक्शन चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है सर, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होगा ही। ये पेन है, इट इज नॉट शोइंग एनी मेटाबॉलिज्म। ये जो मेरा फोन है, इट इज नॉट शोइंग एनी मेटाबॉलिज्म। तो दिस इज डिफाइनिंग फीचर। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। फिर मैंने तीसरी चीज आपको बताई, कॉन्शियसनेस। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? कि आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर के कॉन्शियस हो। पहली बात तो आप सेंस कर पा रहे हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप अपने आसपास के चेंजेस को सेंस कर पा रहे हो। मेरे भाई समझ लीजिए, जो पेन है ये बहुत गर्म है। ये लोहे का एक पेन है और इसको मैंने काफी गर्म कर रखा है। मैं जब इस पे उंगली रखूंगा तो क्या ऑटोमेटिकली मेरी उंगली पीछे हो जाएगी? यस गुरुजी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जो पहले सेंस करेगा कि ये जो पेन है ये यूजुअल रूम टेम्परेचर से ज्यादा गर्म है। अगर भैया इस पेन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता तो ये पेन मेरा कुछ कर थोड़ी पाता। नॉर्मल टेम्परेचर है, मैं इस पेन को अभी छू रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन इस पेन को अगर मैं गर्म कर दूं और इसको छूं तो मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। मेरी बॉडी रिस्पॉन्स देगी कि भैया ये चीज हमारे लिए खतरनाक है, इससे दूर हट जाइए। तो ये कॉन्शियसनेस के दो पार्ट हैं। आपको अपने आसपास के वातावरण में होने वाली चेंजेस को सेंस करना होगा, समझना होगा, एंड मेरे दोस्त आपको उसी हिसाब से रिस्पॉन्स भी देना होगा। समझिए प्लांट को। प्लांट है मेरे भाई, एक प्लांट है, उसके पास खूब सारा पानी है। एक प्लांट एक ऐसी जगह पर है जहां पर सॉइल में खूब सारा पानी है। वो प्लांट खूब सारा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या इस प्लांट को पानी उड़ाने से कोई दिक्कत होगी, कोई ऐतराज होगा? नहीं होगा। सर इस प्लांट के पास खूब सारा पानी है, तो ये प्लांट क्या कर सकता है? अपने स्टोमेटा को खुला रख सकता है, पानी उड़ा सकता है, अय्याशी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है इसके पास खूब सारा पानी है। लेकिन समझ लीजिए, एक डेजर्ट में रहने वाला प्लांट है, एक रेगिस्तान में रहने वाला प्लांट है, ऐसे इलाके में प्लांट रह रहा है जहां पानी की पहले से कमी है। क्या वहां पे रहने वाला प्लांट इतनी अय्याशी कर सकता है? नहीं कर सकता गुरुजी। क्यों? क्योंकि उसके पास पानी है ही नहीं। अगर वो अपने स्टोमेटा को खुला रखेगा तो दिक्कत हो जाएगी। जितना इस प्लांट के पास पानी है वो भी उड़ जाएगा बचा खुचा, और इस प्लांट की डेथ हो जाएगी। तो ये प्लांट क्या करेगा? स्टोमेटा बंद कर लेगा, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेगा। तो इस प्लांट ने सेंस किया कि मैं गरीब हूं, है ना, मेरे पास पानी नहीं है, और उसके बाद क्या किया? अपने स्टोमेटा को लॉक कर लिया। सिंपल सी बात है। सेंस किया कि भाई तेरे पास पानी नहीं है, एंड रिस्पॉन्ड किया कि भाई पानी नहीं है तो चुपचाप मस्त बैठो, है ना, बंद करके बैठो स्टोमेटा। जितना बचा खुचा पानी है उसको और कंजर्व करने की कोशिश करो। ये हमने देखा। ये थे आपके डिफाइनिंग फीचर्स, यानी कि ऐसे फीचर्स जो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे और किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं होंगे। ये पेन है, क्या ये सेंस या रिस्पॉन्ड कर सकता है? इसको ऐसे ऐसे मारूंगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या ये पेन वापस मुझे थप्पड़ मार देगा कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे क्यों परेशान कर रहा है? नहीं कर सकता। तो दिस पेन हैज नो कॉन्शियसनेस, वी हैव कॉन्शियसनेस। अब यहां पे हमने बताया मेरे जितने भी फीचर हैं भैया, मैं लिख सकता हूं, चल सकता हूं, खा सकता हूं, रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। पैदा हुआ था तो छोटा सा था, अब ग्रो कर गया। अब मेरे भाई इनमें से अगर आप देखोगे तो रिप्रोडक्शन जो है ये कुछ ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते। कल मैंने बताया था हिन्नी और म्यूल, इनके मम्मी पापा जो थे हिन्नी के और म्यूल के, ये अलग अलग स्पीसीज के थे। म्यूल जो था इसके पापा थे गधे, ऐसा कहना नहीं चाहिए किसी के पापा को, पर इसके पापा सच में गधे थे और इसकी मम्मी घोड़ी थी, है ना। तो मेरे भाई क्या हुआ, इसके मम्मी पापा अलग अलग स्पीसीज के थे, तो इन्होंने अर्नेस्ट मेयर साहब की बात नहीं मानी, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज को फॉलो नहीं किया, इसीलिए ये स्टेराइल हो गया। ये हिन्नी थी, इसके मम्मी पापा भी अलग अलग प्रजाति के थे। इसकी मम्मी गधी थी, वैसे किसी की मम्मी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसकी मम्मी सच में गधी थी, गधी ही थी एज एन ऑर्गेनिज्म, और इसके पिताजी घोड़े थे। तो मेरे भाई क्या हो गया, यहां पर क्या क्या पढ़ाना पड़ता है यार, बताओ क्या क्या बातें हो रही है इधर, बताओ यार, है ना। मम्मी पापा सुन रहे होंगे, क्या बोल रहे होंगे यार, कैसी बदतमीजी कर रहा है हमारा लड़का कमरे में घुस करके, है ना, किसी के माँ बाप को गधा गधी कह दे रहा है। अरे मेरे भाई सच में इनके माँ बाप गधे ही थे। ये जो म्यूल था इसका जो मेल पेरेंट था वो डोंकी था, गधा था, और ये जो हिन्नी है इसकी जो माता जी थी वो सच में ही गधी थी, है ना, जो कि हम कल बात कर चुके हैं। तो मैं अपने मन से कहानी नहीं बना रहा हूं।
तो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो क्या दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? नहीं सर, हिन्नी नहीं कर पा रही है, म्यूल नहीं कर पा रहा है, कुछ ह्यूमंस भी हैं जिनमें कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, वो भी नहीं कर पाते। तो ये जो है एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो पाएगा, बिकॉज इट इज नॉट शोन बाय 100% ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है। यहां पे देखो मेरे भाई, ग्रोथ, अब ग्रोथ हम सोचेंगे सर ये तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, अनडाउटेडली सब कर सकते हैं। पर ये जो नॉन लिविंग चीजें हैं इनका भी तो मास बढ़ सकता है। पहाड़ के ऊपर भी तो बर्फ गिर सकती है, उसका भी तो मास बढ़ सकता है। एक मिट्टी का टीला है, उसके ऊपर और मिट्टी जमा हो सकती है, उसका भी तो वजन बढ़ सकता है, तो वो भी ग्रो कर सकते हैं। हमने क्या कहा था? ग्रोथ जो है 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, करेक्ट है, लेकिन नॉन लिविंग चीजों में भी तो हो रही है। किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं होनी चाहिए, पहाड़ पर्वत किसी में नहीं होनी चाहिए, इसलिए ग्रोथ भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। क्या हमारा रिवीजन प्रॉपर हो चुका है? क्या अब हम आगे चल के अपने काम धंधे की बातें कर सकते हैं? यस, एक बार फटाफट तारा इन द चैट सेक्शन। बहुत एक्साइटमेंट है इस सेशन की, झटपट बता दो मेरे भाई, क्या सब कुछ ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? झटपट बताओ मेरे दोस्त। यस, बहुत शानदार मेरे भाई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे दोस्त, ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। सबसे पहली बात जो ग्रोथ के बारे में हम करना चाहते हैं वो ये है कि दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, दुनिया का, वो ग्रोथ शो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। ग्रोथ में कोई पंगा नहीं है, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, यहां तक कोई गड़बड़ी नहीं है। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है सर। दूसरी बात मैं यहां कह देता हूं कि ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर्स, यानी ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है। ग्रोथ हैज ट्विन कैरेक्टर्स, ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो भी आप ग्रोथ कह सकते हो, दो में से कोई एक हो रही है तो भी आप ग्रोथ कह सकते हो, आपकी मर्जी है। तो पहली चीज क्या है? इंक्रीज इन मास, मास बढ़ जाए, इंक्रीज इन मास। मास अगर बढ़ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म का, वजन अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो ग्रो कर रहा है। जब आप भी पैदा हुए थे तो छोटे से थे, नन्हे मुन्ने से थे, अब खा खा कर जो है एकदम फैल चुके हो, तो मेरे भाई तुम्हारा भी मास बढ़ चुका है। यस, अब मेरे भाई आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो डाइटिंग करके अपना वजन कम कर लूंगा। मेरे भाई डाइटिंग करके दोबारा से 3 किलो के नन्हे शिशु थोड़ी बन जाओगे तुम, दोबारा से वापस बच्चे थोड़ी बन जाओगे। मैं जानता हूं आप अपना वजन बढ़ा घटा सकते हो, उसमें कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन समझ लो भाई आप पैदा हुए थे भैया, आप 3 किलो के थे, हट्टे कट्टे बच्चे थे। अब आप 60 किलो के हो, आपने आपका वजन बहुत कम कर लिया, चलो भाई तुमको कोई पिक्चर ही मिल गई एकदम, भाई 40 किलो के हो गए। अब आप 3 से तो ज्यादा के ही हो ना, तो मास तो बढ़ा ही है। अगर आप पैदा हुए थे तब से अभी तक का देखोगे तो मास तो बढ़ा ही है ना, तो ग्रोथ ही कहलाएगी ये, तो इंक्रीज इन मास होता है। दूसरी चीज आप कहते हो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स बढ़ जाएं या सेल्स बढ़ जाएं, तो इसे भी आप क्या कहते हैं? इसे भी आप ग्रोथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपके पास यहां पर एक सेल है छोटा सा, और यहां पर इसे आपने क्या कह दिया? इसे आपने कह दिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक ही सेल होता है, तो इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने अगर सेल डिवीजन किया है, अगर इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने सेल डिवीजन किया है, तो बताओ मेरे भाई क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, क्या ये 2 डॉटर सेल्स बना बैठेगा? बिल्कुल बना बैठेगा गुरुजी, इसमें कोई पंगा नहीं है, कोई दंगा नहीं है। यहां पर क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। यहां पे क्या बन जाएंगे? 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। करेक्ट, एकदम करेक्ट है गुरुजी, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ इस प्रोसेस का नाम क्या है? आराम से सुनना मेरे भाई, इतनी इंपॉर्टेंट बात है ये, जीवन भर काम आएगी। बायोलॉजी जब तक पढ़ोगे जीवन भर काम आएगी। आराम से सुनना, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस ऑर्गेनिज्म के पास ले देकर एक ही सेल है, इसकी बॉडी एक सेल की बनी हुई है।
अगर इस एक सेल ने फट के दो सेल बना लिए तो इसे हम क्या सेल डिवीजन कह सकते हैं? अभी चैप्टर पढ़ के आए हैं सर, एक सेल से दो सेल बनना, इसको ही तो सेल डिवीजन कहा गया है। बिल्कुल कहा गया है। तो क्या मैं इसे पहली चीज सेल डिवीजन कह सकता हूं? यस गुरुजी, इसे मैं सेल डिवीजन कह सकता हूं। दूसरी चीज, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। इसने फट के दो ऑर्गेनिज्म बना लिए हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए हैं। तो क्या मैं इसको रिप्रोडक्शन कह सकता हूं? सर, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनना, यही तो रिप्रोडक्शन है, यही रिप्रोडक्शन है। यस, इसको रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, आराम से सुनना, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जब इंक्रीज हो जाए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में तो इसे भी ग्रोथ कहते हैं। क्या यहां एक इंडिविजुअल से दो डॉटर सेल बन गई? क्या यहां नंबर इंक्रीज हुआ है? यस गुरुजी। तो क्या इसे मैं ग्रोथ भी कह दूंगा? यस गुरुजी, मैं इसे ग्रोथ भी कह दूंगा। मैं इसे ग्रोथ भी कह दूंगा सिंस, मैं इसे ग्रोथ भी कह दूंगा सिंस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्रीज्ड। तो क्या मैं इसे ग्रोथ भी कह दूंगा? यस, सारी चीजें कह सकता हूं। एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, सेल डिवीजन कह दिया। एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, रिप्रोडक्शन कह दिया। एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए। पहले एक इंडिविजुअल था, अब दो हो गए। तो क्या मैं इसे ग्रोथ कह दूं? बिल्कुल गुरुजी, इसे ग्रोथ कह दें। अब मैं यहां पर एक बात लिख देता हूं, आराम से देखना, नोट बना लो। 500 रुपए का बहुत भारी नोट है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आराम से सुनिएगा। मैंने कहा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, बैक्टीरिया वगैरह, अमीबा, कोई भी ले लीजिए। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। एक चीज करने जाओगे दूसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सेल डिवीजन करने गए, रिप्रोडक्शन ऑटोमेटिकली हो गया। सो ग्रोथ हो, सेल डिवीजन हो, रिप्रोडक्शन हो, दे आर इंटरडिपेंडेंट, देयरफॉर आर कॉल्ड म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, यानी एक करने जाओगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। इंक्लूसिव इवेंट इन्हें कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में चाहे आप इसे ग्रोथ कह लीजिए, चाहे आप इसे सेल डिवीजन कह लीजिए, चाहे आप इसे रिप्रोडक्शन कह लीजिए, ये सारी की सारी चीजें कैसी हैं? इंक्लूसिव है। ये बात हमने देखी, ये बात हमने जानी। यस, अब एक और बात इसकी रिवर्स सुनिए, आराम से सुनिए। मैं एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हूं। यस सर, आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। आप एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। समझ लीजिए, मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, भेलपुरी के ठेले के पास एक बाइक वाला बाइक चला के आया और उसने मेरे ऊपर बाइक ही चढ़ा दी। भेलपुरी खाते खाते, है ना, भेलपुरी मुंह में गई भी नहीं थी, उससे पहले बाइक का टायर ही मुंह में चला गया। अब भैया क्या हुआ, मेरी कोहनी छिल गई और जो है मैं चोटिल हो गया, मुझे बहुत सारी चोट लग गई। अब अगर मुझे चोट लगी है तो इस चोट को रिपेयर करने के लिए क्या मेरे सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे? यस गुरुजी, सेल्स डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या मेरी बॉडी में सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या इस टाइम पर, इस वक्त पे जब मुझे चोट लगी है, क्या मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं भाई, कोई लेना देना नहीं है दोनों चीजों का। मैं कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या मैं ग्रो कर रहा हूं? इधर चोट लग गई है, बाइक वाले ने एकदम मेरा सीना जो है उसे चौड़ा करके जॉन सीना बना दिया है अपना टायर चढ़ा करके, और मैं वहां पर सोचूं कि भाई मैं थोड़ा और लंबा होता, थोड़ा और ग्रो कर जाता तो कितना मजा आता है ना, बाइक के ऊपर से ही छलांग मार देता। ना मैं उस टाइम पर ग्रो कर रहा हूं और ना मैं उस टाइम पर रिप्रोड्यूस कर रहा हूं। सिर्फ कुछ सेल्स डिवाइड कर रहे हैं जो कि मेरी बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं। यानी मैं अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो ये तीनों के तीनों प्रोसेस इंक्लूसिव ना होकर क्या हो जाते हैं? एक्सक्लूसिव हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जब मैं रिप्रोड्यूस करूंगा सिर्फ रिप्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना, ग्रो कर रहा हूं सिर्फ ग्रो कर रहा हूं, सेल डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ सेल डिवाइड हो रहे हैं, सारी चीजें
अपने आप जिस चीज की जरूरत है मेरी बॉडी में वो होती रहेगी। यानी एक और नोट बना लेते हैं 20 रुपए का छोटा सा, क्योंकि ये बात समझ चुके हैं तो अगली बात आसानी से समझ में आ जाएगी। नोट लिख लो मेरे भाई। नोट में हमने क्या लिखा? नोट में हमने ये लिखा कि इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, कि इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, सेल डिवीजन and reproduction are independent, therefore are mutually exclusive events, therefore are mutually exclusive events। ये बात चमकिया नहीं? फटाफट बताइए भाई। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में तो ये सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं तो एक्सक्लूसिव है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करने जाओगे रिप्रोडक्शन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन करने जाओगे सेल डिवीजन हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या है? इंक्लूसिव है, एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कहानी अलग होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कहानी अलग होती है। यहां इस स्लाइड में आपने सिर्फ दो बातें सीखी हैं। अगर मैं रिवाइज कराना चाहूं तो बहुत आसानी से रिवाइज करा सकता हूं। दुनिया का हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, यस, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। और ग्रो कैसे कर सकता है भैया? या तो उसका मास बढ़ेगा, और या फिर उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ जाएंगे, सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर आप एक सेल से दो सेल बना रहे हैं तो ये सेल डिवीजन भी है, एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल तो ये आपका रिप्रोडक्शन भी है, एक इंडिविजुअल से दो इंडिविजुअल तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहे हैं, इसे ग्रोथ भी कहा है। ये तीनों चीजें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। लेकिन अगर आप किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ये सारे के सारे प्रोसेस इंडिपेंडेंट होते हैं, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन नेचर। यहां तक की बात समझ में आई तो फटाफट बताइए। बहुत जनरल बातें कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा जनरल बातें कर रहा हूं, एकदम बेसिक लेवल से उठा करके बच्चों वाली बातें हो रही हैं, है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव मतलब इंडिपेंडेंट, सारी चीजें अलग अलग हो रही हैं। इंक्लूसिव मतलब इंटरडिपेंडेंट, साथ साथ हो रही हैं, एक साथ चलेंगी। यस, एक काम करने जाओगे दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। भाई एक सेल से दो सेल बन रहे हैं यानी आप सेल डिवीजन कर रहे हो, इसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी रिप्रोडक्शन खुद हो गया। इसी को ग्रोथ बोलते हैं, यानी ग्रोथ खुद हो गई। करना ही नहीं पड़ा कुछ, एक काम करोगे दो फ्री हो जाएंगे, एक बाम तीन काम। यहां मेरे भाई आपको रिप्रोडक्शन करना है तो रिप्रोडक्शन अलग करना पड़ेगा, सेल डिवीजन अलग करना पड़ेगा, ग्रोथ अलग करनी पड़ेगी। सारी चीजें इंडिपेंडेंट हैं। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं ग्रोथ के बारे में, बहुत ही ज्यादा मस्त चीज है, मस्त मस्त मस्तानी चीज है, उसको सुन लीजिए। ग्रोथ जो है ये प्लांट और एनिमल में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, आराम से सुनिएगा। ग्रोथ जो है इट इज continuous, it is continuous in plants, but it occur only up to a certain age, only up to a certain age इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स में सिर्फ एक उम्र तक आपकी ग्रोथ हो जाती है। जैसे अब मेरी हाइट नहीं बढ़ सकती, अब जितना भैया भगवान ने हाइट बढ़ानी थी उतनी बढ़ा दी है, अब इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती। लेकिन प्लांट जो है उनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है। सर हम कैसे मान लें? आपको लगता होगा सर मैं तो एक पेड़ को देख रहा हूं पिछले 10 साल से, ये तो लगभग इतना ही दिखाई दे रहा है। भाई एक पेड़ है जिसकी हाइट हो गई 50 फीट, अब भी वो पेड़ ग्रो कर रहा है, चाहे एक साल में 1-2 सेंटीमीटर ही क्यों ना कर रहा हो, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर हल्का सा ग्रो किया होगा।
गारंटी के साथ किया होगा तो हर प्लांट जो है वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करता रहता है, ग्रो करता रहता है, हमेशा उसमें नए नए सेल्स बनते रहते हैं, प्लांट की ग्रोथ होती रहती है। लेकिन ग्रोथ जो है एक उम्र के बाद थोड़ी कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, तो आप देख नहीं पाते, लेकिन ग्रोथ होती रहती है। एनिमल में एक टाइम के बाद जो है ग्रोथ एकदम हॉल्ट हो जाती है, फिर आपके शरीर के कुछ चुनिंदा सेल्स ही आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सो प्लांट में जो ग्रोथ है इट इज कंटिन्यूअस, यानी it occurs throughout the life, throughout the life of plants। भाई लाइट चली गई। इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स जो हैं इनमें अगर कंटिन्यूएशन में होती रहेगी ग्रोथ, तो ये किस वजह से हो पाती है? It occurs due to it occurs due to it occurs due to presence of meristematic cells, meristematic cells। लाइट आ गई। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, तो प्लांट में निरंतर नए नए सेल्स ऐड होते रहते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल का काम क्या है? दे डिवाइड कंटिन्यूअसली, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड add more cells to the plant, add more cells to the plant body। प्लांट बॉडी में नए नए सेल्स ऐड होते रहते हैं, इसीलिए प्लांट निरंतर बढ़ता रहता है। इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई दंगा नहीं है, कोई पंगा नहीं है। यहां अगर आप देखें कि एनिमल्स जो हैं ये अप टू अ सर्टेन एज ही ग्रो कर पाते हैं, तो यहां पर क्या होता है, कुछ ही चुनिंदा सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए डिवाइड कर रहे होंगे। ओनली सर्टेन सेल्स डिवाइड टू डू रिपेयर टास्क इन योर बॉडी, रिपेयर टास्क इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। प्लांट में ग्रोथ कंटिन्यूअसली होगी, जबकि एनिमल में एक सर्टेन एज के बाद आकर के ग्रोथ बंद हो जाएगी। अब मुझे यह बताइए, मैंने आपको बताया था कि दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, तो इस हिसाब से तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर हुआ। पर मैंने आपको बताया था कि कोई नॉन लिविंग चीज ग्रो नहीं करनी चाहिए, तभी इसे एक डिफाइनिंग फीचर मानेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कैन अ नॉन लिविंग थिंग ग्रो? क्या कोई नॉन लिविंग चीज ग्रो कर सकती है? कैन अ नॉन लिविंग थिंग ग्रो? क्या कोई नॉन लिविंग चीज ग्रो कर सकती है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप देखें किसी पहाड़ को, माउंटेन्स, आप देखें किसी मिट्टी के टीले को, सैंड ड्यून्स या सैंड माउंड कह लीजिए, एटसेट्रा, mountains, sand dunes, etc. can grow by accumulating matter on them। इनके ऊपर कोई कोई मटेरियल आकर के जमा हो जाता है, by accumulating matter on them। करेक्ट। दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल। ये जो ग्रोथ है जहां ऊपर से मटेरियल जमा हो जा रहा है किसी रेत के टीले पे या पहाड़ पे, दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल। ऊपर से चीजें जमा हो रही है ना, दिस ग्रोथ इज एक्सटर्नल एंड इज कॉल्ड एक्रीशन। इसे एक्रीशन कहा जाता है। यानी मिट्टी का टीला जो है, आपका कोई पहाड़ जो है जिसके ऊपर बर्फ गिर जा रही है, क्या ये एक्रीशन दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। अब मेरे भाई ये जो एक्सटर्नल ग्रोथ है ये तो आपके
पेड़ में भी, आपके इसमें भी हो सकती है, पहाड़ वगैरह में, है ना। देयरफॉर यहाँ पर मास बढ़ रहा है, देयरफॉर ये भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मैंने बताया था इंक्रीज इन मास इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। तो यहां पर मास बढ़ रहा है तो क्या ये ग्रो कर पा रहे हैं, बिल्कुल ग्रो कर पा रहे हैं। अगर नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर पा रही हैं, अगर नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर पा रही हैं, तो क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का? नहीं गुरुजी, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर तब होता जब 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते, जो कि कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई कोई नॉन लिविंग चीज ग्रो ना कर रही होती, यहां तो नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर रही है, इसीलिए दिक्कत हो गई। तो आप क्या कहेंगे, सिंस नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो, therefore growth is not a defining feature, is not a defining feature of living organisms। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ग्रोथ इसीलिए एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अब मैं आपके सामने एक बात पेश करना चाहता हूं, उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा, उस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। अगर मैं कहूं, आराम से सुनिया मेरी बात, बहुत आराम से सुना मेरे भाई, बहुत प्यारी बात है। अगर मैं कहूं इंटरनल ग्रोथ हैपन्स ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, भाई आपके ऊपर आकर के कोई मिट्टी तो नहीं जमा करके गया, आपके ऊपर आकर के कोई बर्फ तो नहीं जमा करके गया, आप तो खुद से ही मेरे भाई अंदर से ग्रो हो रहे हो ना, आपके अंदर सेल डिवीजन चल रहा है, तो आपके अंदर इंटरनल ग्रोथ हो रही है। तो आप क्या कहते हैं, इंटरनल ग्रोथ बाय सेल डिवीजन हैपन्स ओनली इन लिविंग बींग्स, ओनली इन लिविंग बींग्स। इंटरनल ग्रोथ तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है। तो इंटरनल ग्रोथ को क्या मेरे भाई एक डिफाइनिंग फीचर कहा जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? खुद बताओ, क्या इंटरनल ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर कहा जा सकता है? क्या ये एक डिफाइनिंग फीचर है? ऑप्शन 1 है आपका यस, ऑप्शन 2 है आपका नो। फटाफट लिख के बताओ। इंटरनल ग्रोथ बोला है मैंने, ग्रोथ नहीं बोला, इंटरनल ग्रोथ बोला है। गौर से सुना मेरे भाई, ये सवाल अगर आ गया अधिकतर बच्चा यहां पर जो है गड़बड़ कर देगा। आराम से सुनना मेरे भाई, इंटरनल ग्रोथ यानी अंदर से ग्रोथ होना, सेल डिवीजन के कारण ग्रोथ होना। भाई नॉन लिविंग चीजों में तो सेल्स होते ही नहीं है, तो सेल डिवीजन से ग्रोथ कहां से होगी? ये तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही हो सकता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेल है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सेल डिवीजन से ग्रोथ हो पाएगी। तो ये 100% लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा इंटरनल ग्रोथ। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, और कोई नॉन लिविंग चीज जो है वो इंटरनल ग्रोथ नहीं दिखा सकती। तो इंटरनल ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन ए जो है, ये आपका सही उत्तर बन के सामने आ जाता है। इसको मैं अलग से लिखवा भी दूंगा, डोंट वरी। पहले मैं देख रहा हूं आपको अभी तक कितनी बातें समझ में आई हैं। लगभग 90% लोगों को ये बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या बोला? हमने ये बोला मेरे भाई कि इंटरनल ग्रोथ जो है इट हैपेंस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयरफॉर इट इज a defining feature, therefore it is a defining feature of living organisms। ये बात हमको पकड़ में आ गई, ये बात हमको समझ में आ गई। अब मैं इस स्लाइड को आपके सामने दोबारा से प्रेजेंट कर देता हूं और आपको अच्छी अच्छी बातें और बता देता हूं। डोंट वरी, यहां तक आपने बस अगर लिख लिया है, समझ में आया नहीं आया कोई बात नहीं, हो सकता है एक आधे बच्चे को समझ में ना आया हो। अगर आपने यहां तक की सिर्फ बातें लिख ली हैं तो पेन को साइड में रख दीजिए, डन लिख दीजिए चैट सेक्शन में। फिर मैं आपको एक और बार ये पूरी की पूरी कहानी सुनाता हूं, एक और बार पूरा का पूरा किस्सा आपके सामने रिपीट करता हूं, है ना। आराम से आ जाइए भाई, रिपीट कर देंगे, आपके बिना बोले ही कर देंगे, डोंट वरी, है ना। आई एम मोर कंसर्न्ड, मैं यहां पर सिखाने आया हूं, एक एक चीज सिखा के जाऊंगा, डोंट वरी। डन लिख दिया है काफी सारे स्टूडेंट्स ने, बहुत अच्छी बात है। आओ मेरे भाई दोबारा से आपके सामने चीजें मैं बता देता हूं। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि डिफाइनिंग फीचर्स वो फीचर्स होते हैं
जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और जो किसी नॉन लिविंग चीज में नहीं पाए जाते। यानी ऐसे फीचर्स जो लिविंग और नॉन लिविंग को एकदम अलग कर दे। जैसे मैं कह रहा हूं मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। कॉन्शियसनेस सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल सिर्फ लिविंग में पाया जाएगा, किसी नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा। सो देयर आर सेवरल फीचर्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेंगी, जो दुनिया के किसी नॉन लिविंग चीज में देखने को नहीं मिलेंगी। यानी इन्हें हम कह सकते हैं द कॉन्क्रीट डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इन्हें हमने डिफाइनिंग फीचर कहा। हम पहले फीचर की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ग्रोथ। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ग्रो करना चाहते हैं, इनका साइज बढ़ता है। जब भी कोई इंडिविजुअल पैदा होता है वो छोटा होता है, उसके बाद उसका मास बढ़ जाता है, वो इंडिविजुअल बड़ा होता है। इसका मतलब ग्रोथ दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में होती है, यह दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म का फीचर है, यह बात आप सबको पता है। अब यह ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है, इस ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं, यानी ये दो तरीके से ट्विन तरीके से हो सकती है। पहला इंक्रीज इन मास, किसी भी चीज का अगर मास बढ़ गया है, किसी भी चीज का अगर वजन बढ़ गया है तो उसे कहेंगे ग्रो कर गई। और किसी भी चीज के अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए हैं तो भी हम कहेंगे कि ग्रोथ हो गई। अब देखो मेरे भाई, यहां पर हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से आपका अमीबा है। इररेगुलर नहीं बना रखा हमने, पर समझ लो अमीबा है। मैंने बोला कि एक अमीबा ने दो अमीबा बना लिए हैं, एक अमीबा ने दो अमीबा बना लिए हैं। तो बताओ यहां क्या हुआ? सर एक अमीबा जब फट के दो अमीबा बनाएगा तो क्या मैं कहूंगा कि इसका सेल डिवाइड कर गया है, सेल डिवीजन हो गया है? एक सेल से दो सेल बने, इसी को तो सेल डिवीजन कहा, तो इसे सेल डिवीजन भी कह सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि एक अमीबा से अगर दो अमीबा बन गए हैं तो अमीबा रिप्रोड्यूस कर गया है, अमीबा ने खुद जैसा और अमीबा बना लिया है। यस सर, ये रिप्रोड्यूस कर गया है, तो रिप्रोडक्शन भी कह दिया, सेम प्रोसेस को ही। और मेरे भाई एक अमीबा से अगर दो अमीबा बने हैं तो क्या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ गए हैं? एक अमीबा से दो अमीबा बन गए तो नंबर बढ़ गए ना मेरे भाई? बिल्कुल। तो क्या इसे ग्रोथ भी कह दिया? ये भी तो आपका दूसरा कैरेक्टर था ग्रोथ का, दूसरा नंबर पॉइंट फॉलो हो रहा है, तो क्या इसे ग्रोथ कह दिया? बिल्कुल कह दिया। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब जब सेल डिवीजन दिखाएगा ये रिप्रोडक्शन भी करेगा, ये आपका ग्रोथ भी करेगा। तीनों चीजें सेम है यानी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, इसीलिए इन्हें इंक्लूसिव कैरेक्टर कहा। इंक्लूसिव मतलब साथ साथ हो जाना, एक दूसरे पर डिपेंड करना। तो सेल डिवीजन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में क्या होते हैं? इंक्लूसिव इवेंट होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो समझ लीजिए अपनी बॉडी की मैं बात करूं, मुझे अगर कोहनी पे चोट लगी हुई है तो कोहनी के आसपास अभी इस टाइम पर सेल तो डिवाइड कर रहे हैं, पर क्या मैं आपके सामने खड़ा हूं? क्या मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूं? क्या मैं ग्रो कर रहा हूं? नहीं। इसका मतलब ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। यहां तीनों साथ हो रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो सकते हैं। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए, यह बात आपको दोबारा बता दी गई है। अब मैंने आपको बताया कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस होती रहती है और एनिमल में एक एज के बाद ग्रोथ होनी बंद हो जाएगी, एक एज के बाद जो है आपकी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी। तो प्लांट जो है चाहे वो थोड़े बहुत ही क्यों ना बढ़ रहे हो, चाहे वो एक साल में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ही क्यों ना बढ़ रहे हो, लेकिन प्लांट की लेंथ बढ़ेगी। क्योंकि प्लांट में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो आपको मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा, इन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है इनका नाम मेरिस्टेमेटिक इसीलिए है क्योंकि बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, ये हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, कभी नहीं रुकते, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो प्लांट में कुछ नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं, रूट भी लंबी होती रहती है, शूट यानी स्टेम भी लंबी होती रहती है। तो प्लांट की ग्रोथ कंटिन्यूअस होती है, जीवन भर प्लांट ग्रो करता रहता है। लेकिन अगर आप एनिमल में देखो तो एनिमल में ओवरऑल बॉडी ग्रो करना बंद कर जाती है एक एज के बाद। थोड़े बहुत सेल्स डिवाइड कर सकते हैं आपकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी में नए नए सेल्स बनते रहते हैं। जैसे आपकी आरबीसी है वो 120 दिन बाद खत्म हो जाती है, तो नई आरबीसी भी बनानी है। कोहनी छिल गई तो इसको भी हील करना है, पेट की जो लाइनिंग है उसको भी करेक्ट करना है, उसको भी ठीक करना है। तो कुछ जगह सेल डिवीजन चलती रहती है, ओवरऑल आपकी अब हाइट नहीं बढ़ेगी, ये हमने देखा। फिर हमने देखा मेरे भाई क्या नॉन लिविंग चीजें ग्रो कर सकती हैं?
तो हमने जाना कि आपका मिट्टी का टीला जो है इस पे और मिट्टी जमा हो सकती है, पहाड़ जो है इस पे बर्फ गिर सकती है। तो अगर मिट्टी के टीले पे और मिट्टी जमा हो गई तो क्या इसका मास बढ़ गया, वजन बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। पहाड़ के ऊपर बर्फ जमा हो गई तो बर्फ के कारण क्या पहाड़ का वजन बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। तो मेरे भाई ये जो नॉन लिविंग चीजें हैं ये अपने ऊपर मटीरियल अक्यूमुलेट कर लेती हैं, अपने ऊपर और मटीरियल जमा कर लेती हैं, जिसे हम एक्रीशन कहते हैं। इस एक्रीशन से नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर सकती हैं। नॉन लिविंग चीजें भी अगर ग्रो कर रही हैं तो ग्रोथ तो कोई हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, क्योंकि डिफाइनिंग फीचर कौन सा था? जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता हो। अब 100% ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, यहां तक हम सब सही मान के चल रहे थे। लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स वो हैं जो किसी भी नॉन लिविंग चीज में ना पाए जाते हो। यहां तो नॉन लिविंग चीजें ग्रो करके दिखा रही हैं, चाहे माउंटेन हो चाहे सैंड माउंट हो। इसीलिए दिस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो हम में यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंटरनल ग्रोथ होती है। यहां तो ऊपर से कोई मटेरियल आकर के जमा हो गया है, एक्रीशन हो गई है, लेकिन हमारे अंदर तो अंदरूनी ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो क्या मैं कह सकता हूं इंटरनल ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? करेक्ट है सर। और आपका किसी भी नॉन लिविंग चीज में नहीं होती, यह भी हमें पता लग गया है। तो क्या इंटरनल ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? हाँ या ना? यस, करेक्ट। यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है? एक बार फटाफट बताइए, एक बार फटाफट बताइए मेरे भाई, यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है? अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, आप बस बताना वो ट्रू है या फॉल्स है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, बताना भैया ट्रू है या फॉल्स है। यहीं औने कोने में लिख लो, छोटी सी बात है। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, एक सवाल पूछना चाहता हूं, आराम से देखिए। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर organisms can grow by cell division। बताओ भैया ट्रू है कि फॉल्स है? ऑप्शन 1 है ट्रू, ऑप्शन 2 है फॉल्स। किसी भी प्रकार की ग्रोथ मान लो आप, वजन के बढ़ने से मान लो, चाहे आप मेरे भाई नंबर बढ़ने से मान लो, मुझे ये बताओ क्या यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों सेल डिवीजन से ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं भाई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सीधा सीधा जब ग्रो कर रहा था तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे थे, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट वगैरह में, एनिमल्स वगैरह में हमारी जो हाइट बढ़ती है वो भी तो सेल डिवीजन से ही बढ़ी है। यानी चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, आपका सेल डिवीजन से ही तो ग्रो करेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत आसान बात थी, है ना। मास भी बढ़ सकता है, लेकिन सेल डिवीजन से भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ाकर, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाकर भी प्लांट, एनिमल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सब ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। पीवाईक्यू का सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है तो बच्चे एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं, लेकिन आपने नहीं सोचा। वेरी गुड, आई लव यू ऑल। 90% लोगों ने एकदम सही बता दिया है, बहुत शानदार बात है। यह है आपकी ग्रोथ। अब यहां तक सबको क्रिस्टल क्लैरिटी आ चुकी है, तो भैया थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और एनसीईआरटी देख लेते हैं। कुछ पॉइंट मैं आपको अलग से बताऊंगा, उन्हें लिख लेना। देखो मेरे दोस्त, जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है इसमें वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स पाए जाते हैं। यानी इसी बात को हम लोगों ने कल कैसे लिखवाया था कि दुनिया में भांति भांति के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। कितनी स्पीसीज पाई जा रही हैं अर्थ पे? आज तक हम लोगों ने कितनी स्पीसीज अर्थ के ऊपर खोज डाली हैं? मोर देन 1.7 to 1.8 मिलियन। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप यहां पर दोबारा लिख सकते हैं, इन केस यू वांट, कि लिविंग वर्ल्ड is amazingly diverse। living world is amazingly diverse। लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत डाइवर्स है, यहाँ डाइवर्सिटी खूब पाई जा रही है, यानी भांति भांति के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं। जैसे कि आपके मोर देन 1.7 to 1.8 मिलियन डिफरेंट स्पीसीज, 17 से 18 लाख डिफरेंट टाइप की स्पीसीज आपके अर्थ के ऊपर पाई जा रही हैं। ये हम पहले से जानते हैं, इसमें हमें कोई पंगा दंगा नहीं है। आ जाओ मेरे भाई, अगली बात देखो। हमारे आसपास जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं इनमें इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब अर्जन वैली का युद्ध भी हो सकता है और कॉपरेशन भी हो सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, ये बात आपको आगे चल के समझ में आएगी। मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूं, समझ लीजिए मेरे भाई। आप अपने पड़ोसी के साथ बात करते हैं और आपका झगड़ा हो गया।
अगर आपकी अपने पड़ोसी से नहीं बनती तो आपके और आपके पड़ोसी के बीच में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, युद्ध है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके पड़ोसी से आपके अच्छे विचार मैच करते हैं, कभी आपके घर में दूध खत्म हो गया, आपने पड़ोसी से दूध मांग लिया, कभी उनके घर चीनी कॉफी खत्म हो गई, उन्होंने आपसे चीनी कॉफी मांग ली, आपके घर कोई सब्जी बनी है, आपने पड़ोसी को प्रेजेंट कर दी, उनके घर में खीर बनी है, उन्होंने आपको दे दी, ये सारी चीजें भी तो चलती है। यानी हमारे आसपास विद इन अ पॉपुलेशन ह्यूमंस में भी प्यार भी हो सकता है, नफरत भी हो सकती है, आप सभी देखते हैं अपने आसपास। और मेरे दोस्त, अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, कम्युनिटी मतलब ऐसा इलाका जहां अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स रहते हो, तो वहां भी आपका प्यार और तकरार दोनों चीजें हो सकती है। जैसे हमने हमारा पेट जो है चिकलू, उसको जो है बहुत प्यार से पाला हुआ है, तो मेरे और चिकलू में हम अलग अलग स्पीसीज के हैं, फिर भी क्या है? प्यार है। लेकिन मेरे भाई, शेर में और मुझ में प्यार नहीं है। शेर मुझे देखेगा तो फाड़ डालेगा बीच में से, है ना? तो यहां पर क्या हुआ? अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे का सपोर्ट भी कर सकते हैं और एक दूसरे की बैंड भी बजा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन। तो कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट में आपका आ गया प्रेडेशन यानी शिकार। तो आप क्या कह सकते हैं? टाइगर ईटिंग डियर। टाइगर अगर शेर को ये इसको हिरन को मार के खा जाता है तो एक कॉन्फ्लिक्ट है। कोऑपरेशन क्या हो गया? कोऑपरेशन क्या हो गया? यू लविंग योर पेट, आप अपने पेट से प्यार करें। करेक्ट। तो दोनों चीजें हमें लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें युद्ध भी हो सकता है, तकरार भी हो सकती है, एक दूसरे को ये देख करके शिकार करने लग पड़ते हैं। और मेरे भाई, कॉपरेशन भी होती है, एक दूसरे को कॉपरेट भी किया जाता है। ये इंट्रोडक्शन की लाइन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसीलिए इस पे फोकस नहीं किया गया था। अब आ जाओ मेरे भैया, आपको अपने आसपास कई कैरेक्टर्स दिख रहे हैं कि भैया प्लांट जो है ग्रो भी कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, अपने आसपास के एनवायरमेंट को हम सेंस कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो इन्हें देख के हमें पता लगता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके अलावा और चीजें पाई जा सकती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट यानी अपने बच्चे पैदा करना, सेल्फ ऑर्गेनाइज, एक छोटे से सेल जाइगोट से अपनी पूरी बॉडी तैयार कर लेना। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। इनको एक एक करके हमें पढ़ना है, तो यहाँ पर आप इसे छोड़ सकते हो, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होगी। अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब ग्रोथ, यहां से आपका एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट हुआ है। आराम से देखिए, मैंने आपको बताई थी पहली लाइन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ग्रो करते हैं। ये ग्रो कर सकते हैं अपने मास को बढ़ाकर भी, और ये ग्रो कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ाकर भी। ये दो तरीके हैं ग्रो करने के। इन्हें ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ कहा गया। यानी अगर आप अपना मास बढ़ा रहे हैं या अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ा रहे हैं तो आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आप यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सेल डिवीजन से ही ग्रोथ होती है। सो बोथ ग्रोज बाय सेल डिवीजन। प्लांट में अगर आप देखोगे तो ये ग्रोथ कंटिन्यूअसली होती रहती है, जीवन भर होती रहती है। और अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज ये ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, उसके बाद ये ग्रोथ नहीं होती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ अगर हो रही है तो उसी के साथ साथ सेल डिवीजन भी हो जाता है, उसी के साथ साथ आपका रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ, सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन सारे के सारे सेम होते हैं। लेकिन अगर आप मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स को देखें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन जो है ये क्या होते हैं? एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यानी ये आपके क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं। अब आप देखिए, पहाड़ जो है, बोल्डर्स जो है, यानी रेत के टीले जो है, सैंड बाउंड जो है, ये भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या जमा हो जाता है? मटेरियल जमा हो जाता है। दे कैन ग्रो बाय अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन देयर सरफेस, यानी एक्रीशन शो कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात करें तो ग्रोथ अंदर से होती है, अंदरूनी होती है। इसीलिए ग्रोथ जो है इसे डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी ग्रो कर पा रही हैं। लेकिन अगर आप इंटरनल ग्रोथ को बोलें तो उसे क्या कहा जा सकता है? डिफाइनिंग फीचर कहा जाता है। डेड ऑर्गेनिज्म, अगर किसी की डेथ हो गई है तो ये ग्रो करना बंद कर देता है। ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। ये है आपकी ग्रोथ। इतनी बात हमने जानी। यहां तक की बात सबको चमकी? फटाफट बताइए, यहां तक की बात समझ गई है सभी लोगों को? करेक्ट। देखते हैं एक बार कुछ सवाल सॉल्व करके कि आपको कितनी बातें समझ में आई हैं, कितनी बातें आपको चमकी हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड
वेरी वेरी क्लियरली। ओके, अमंग द फॉलोइंग विच कैन बी अ कॉमन फीचर एग्जिबिटेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है, ऐसे फीचर का नाम बताइए। सवाल आपके सामने है और सवाल स्पष्ट है, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं है, आराम से सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 1 को। अमंग द फॉलोइंग, इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है, आराम से देखिए मेरे भाई। पहला ऑप्शन देखो, ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग में भी हो रही है, वी ऑल्सो ग्रो, एंड नॉन लिविंग में भी हो रही है, माउंटेन और रेत के टीले भी ग्रो कर सकते हैं, तो ये तो दोनों में हो रही है, उत्तर निकल के आ गया। रिप्रोडक्शन, क्या रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में हो सकती है? नहीं हो सकती। ये पेन जो है इसको मैं यहां रख के जाऊं, क्या कल तक मुझे 2 पेन मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो आपका रिप्रोडक्शन जो है नॉन लिविंग में नहीं होता। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग में नहीं होता, ये एक डिफाइनिंग फीचर है, सिर्फ लिविंग में सेल पाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म आपका डिफाइनिंग फीचर है, सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, तो नॉन लिविंग में नहीं पाया जाता। तो सिर्फ ग्रोथ इज द राइट आंसर, जो कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में देखने को मिल सकता है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब है, ये आपने मार्क किया। ऑप्शन ए यानी अपना बच्चन इज द राइट आंसर। 94% कमाल कर दिया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आ जाओ इसी बात पे अगला सवाल भी सॉल्व करके दिखा दो, आ जाओ। Among the following, increase in body mass can be taken as a criteria for growth. Increase in body mass, अगर किसी इंसान का या किसी भी चीज का मास बढ़ रहा है तो ये आपका क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ लिया जा सकता है। किन किन में? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, भाई हमारा भी मास बढ़ा है, हम भी पहले छोटे बच्चे थे। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी मास बढ़ सकता है, जैसे कि आपका माउंटेन वगैरह का मास बढ़ा, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज इन मास तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है। इंटरनल ग्रोथ दोनों में नहीं हो सकती। इंटरनल ग्रोथ सिर्फ हम में होगी, सेल डिवीजन सिर्फ हम में होगा, लेकिन मास तो भैया नॉन लिविंग चीजों का भी बढ़ सकता है और लिविंग चीजों का भी बढ़ सकता है। उत्तर आ जाता है मिस्टर सी, चूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। दोनों में ही काम चल जाएगा, चाहे आप अपने आप को देख लें, आप भी पहले छोटे थे, आपका वजन कम था, आप भी बड़े हुए हैं, और नॉन लिविंग चीजें जैसे माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स जो है ये भी आपके बड़े हो सकते हैं। उत्तर हो गया आपका मिस्टर सी, लगभग 90%। बहुत अच्छा किया है मेरे भाई। अब यहां पर देखिए, मैं आपको बेसिक बेसिक तो बता ही चुका हूं। अगला सवाल बहुत सिंपल है, इनमें से डिफाइनिंग फीचर्स कौन कौन से हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ये आपसे पूछा है। आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी आर डिफाइनिंग फीचर। क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? नहीं गुरुजी, ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों में भी हो सकती है, तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है सर। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन हिन्नी और म्यूल शो नहीं कर रहे थे, तो 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, और कॉन्शियसनेस यानी रिस्पॉन्ड करने की और सेंस करने की जो तकनीकें हैं वो भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं। तो उत्तर क्या बन के आता है हमारा? उत्तर हमारा बन के आता है 1 and 2, यानी मिस्टर 2 बिकम्स द राइट आंसर, यानी उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। कल जब मैंने आपको, इनफैक्ट आज आते ही जो मैंने आपको रिवीजन कराया, वहां मैंने बताया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस आर। मैंने 3 ही चीजें लिखवाई थी आपके डिफाइनिंग फीचर में, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उसमें इंटरनल ग्रोथ भी अब आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ये दोनों तो नहीं थे पक्का। तो उत्तर क्या आ जाता है आपका मिस्टर ए आ जाता है। लगभग 50% गलती कहां हुई है मुझे समझ में आ गया है ना? जो आपका रिस्पॉन्स है कि सिली मिस्टेक, अरे यार मुझे पता है कहां गलती हुई है, पर दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं, छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती है, पर इस गलती से सीख लेना मेरे भाई। जानबूझ के जो है ये मिस्टेक करवाई गई है, तो इस गलती से सीख लेना। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक और बार रिपीट करके बता देता हूं, क्योंकि यहां बहुत सिली मिस्टेक्स हुई हैं, तो अपना कर्तव्य बनता है कि वापस चलें अपने अड्डे पे और कॉन्सेप्ट सीख के आए। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफाइनिंग फीचर हैं, इसमें मैंने 3 ही एग्जांपल बताए थे भैया। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल होगा, मेटाबॉलिज्म यानी सेल के अंदर रिएक्शन हो रहे होंगे, एंड कॉन्शियसनेस यानी आप अलग अलग चीजों को सेंस कर रहे होंगे एंड रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, ये आपको देखने को मिला। तो यही तीनों जो थे, इनमें से 2 दे रखे थे आपके क्वेश्चन में, ये आपके डिफाइनिंग हो जाएंगे। और यहां देखिए, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि हिन्नी और म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, एंड ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नॉन लिविंग चीजें जैसे पहाड़ वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाता है आपका? 2 हो जाता है। 2 ही ऐसी चीजें थी जो कि आपकी ग्रोथ दिखा रही थी, ये हमने सीखा। ऑल राइट, अब ये जो है आराम से देख लीजिएगा, ये आराम से देख लीजिएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा आपको टिल्ट करके बता देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? कौन सी चीज डिफाइनिंग है? अब 2 तो आपको पता है, इनमें तो मैं बहस करूंगा नहीं।
एबिलिटी टू मेक साउंड, क्या दुनिया का हर इंडिविजुअल साउंड पैदा कर सकता है? अब आप खुद देख लो ये डिफाइनिंग है या नहीं। और नीचे है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी आपका सेंस एंड रिस्पॉन्स। इससे आपको कुछ याद आ रहा है तो आंसर निकाल देना मेरे भाई, इससे ज्यादा हिंट मैं अब नहीं दे सकता आपको, क्योंकि अभी आपको कॉन्शियसनेस पढ़ाया नहीं है, तो आप हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, पर जितना आपको पढ़ाया है उससे भी ये सवाल निकल सकता है। जुगाड़ेंद्र बाहुबली लगा दीजिए, आपका सवाल आपके सामने आ जाएगा। देखो मेरे भाई, ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी आपकी ग्रो कर पा रही हैं। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि आपका कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। एबिलिटी टू मेक साउंड, क्या दुनिया का हर इंडिविजुअल साउंड कर सकता है? आपके आसपास बैक्टीरिया बैठे हुए हैं, आपकी स्किन पे ही बैठे हुए हैं, क्या आपको कोई साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा गुरुजी, है ना? जरूरी नहीं हर कोई साउंड प्रोड्यूस करे, लेकिन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये जो सेंस एंड रिस्पॉन्स वाला मैकेनिज्म है, ये क्या है? कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस तो मेरे भाई मैंने आपको बता दी थी कि आपका डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड इंटरनल ग्रोथ। तो उत्तर क्या हो जाता है? मिस्टर डी, मिस्टर डॉक्टर बच्चन बिकम्स द राइट आंसर, लगभग 95%। क्या बात है मेरे भाई, बहुत शानदार। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ आर, ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स बता दीजिए मुझे। ग्रोथ किस किस तरीके से हो सकती है? दो तरीके से ग्रोथ हो सकती है। विच आर दीज टू मेथड्स ऑफ ग्रोथ, ये मुझे फटाफट बताइए, है ना? आ जाओ मेरे भाई, ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती है? ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ आर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन विड्थ, या इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। भाई लेंथ विड्थ की बात नहीं हुई थी कि लंबाई चौड़ाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, तो लेंथ विड्थ की बात नहीं हुई थी, तो बात वैसे ही गलत हो जाएगी। उत्तर क्या आ जाएगा आपका? मिस्टर सी आ जाएगा, मिस्टर 3 आ जाएगा। यस गुरुजी, एकदम सही है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मास दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो भी ग्रोथ, दोनों में से कोई एक काम हो रहा है तो भी ग्रोथ। उत्तर आ जाएगा मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन बिकम्स द राइट आंसर। लगभग 85% बच्चों ने सॉल्व कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता लगेगा, अब बायोलॉजी असली लेवल पे आ चुकी है। थोड़ा सोचना मेरे भाई, बहुत जरूरी चीज है, सोचोगे निकाल ले जाओगे। एनसीईआरटी का ही वर्ड है, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। एनसीईआरटी का ही शब्द है, आराम से सोचना मेरे भाई, बड़े लेवल पे सोचो। मैं आपको हिंट इसीलिए नहीं दे रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या कर रहे हो, किस लेवल का कबाड़ा करोगे, मैं वो देखना चाह रहा हूं। उत्तर निकालिए प्रश्न संख्या 6 का, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर निकालने की कोशिश करिए। आइए मेरे भाई, यहां पे कबाड़ा होगा, कई बच्चे करेंगे। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब अलग अलग हो रहे हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। किसमें अलग अलग हो रहे हैं? किस किस में मेरे भाई? लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स पता है कौन से होते हैं? एल्गी, है ना, यूनिसेलुलर हो सकते हैं। लोअर एनिमल्स यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन फिर भी लोअर एनिमल्स मतलब यार पता ही नहीं चल रहा कहां क्या हो रहा है, सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। हायर एनिमल एंड प्लांट्स मतलब अब बड़े बड़े प्लांट्स, हम जैसे एनिमल्स, यहां पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अलग अलग होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या लोअर प्लांट और एनिमल में तो एक साथ ये सारी चीजें चलती हैं। तो उत्तर क्या हो गया आपका? मिस्टर बी। आंसर निकलता इस शब्द से और किसी शब्द से नहीं। तो आज का मिस्टर बी, मिस्टर भूरा इज द राइट आंसर। लगभग 75% लोगों ने किया है, विच इज अ गुड नंबर। आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग इसे कर पाए। अब इसी चीज को मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूं, आराम से देखिए। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये जो हायर शब्द है, यहां से क्योंकि आपसे पढ़ने में मिस ना हो जाए इसलिए अलग से क्वेश्चन ही ला करके दे दिया है, जिससे आप इस पर फोकस कर पाए, क्योंकि कई चीजें प्रैक्टिस से ही समझ में आती है, कई चीजें मैं आपको नॉर्मली बताऊंगा तो आपको याद नहीं होंगी। यस, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिली मिस्टेक हुई है तो दैट्स कंप्लीटली फाइन। बहुत ज्यादा हायर लेवल पे जाओगे, मल्टी सेलुलर बहुत ज्यादा सेल्स है जिनके अंदर, उनमें तो पक्का ही एक्सक्लूसिव होंगे। तो बेटर ऑप्शन पे जब भी आपको 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही लगे, गो फॉर द मोस्ट बेटर ऑप्शन। एंड हायर वाला जो शब्द है ये इसे मोस्ट बेटर ऑप्शन बनाता है। यस, आओ मेरे भाई, आओ मेरे दोस्त। अब देखते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। इन माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स ग्रोथ इज फ्रॉम, आहा ये तो कुछ भी नहीं है, मार्क कर दो मेरे भाई। अगर आप माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, सैंड माउंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें ग्रोथ कैसे हो रही है? बाहर से या अंदर से? है ना, बोथ तो नहीं हो सकता, अंदर से ग्रोथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ लिविंग में होती है।
अंदर से ग्रोथ तो सिर्फ लिविंग में होती है, इनमें बाहर से ग्रोथ हो रही है, जिसे अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर कह दिया। मटेरियल बाहर की साइड जमा हो गया है, अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर हुआ, जिसे एक्रीशन भी कह दिया प्यार से। ये आपने देखा, ये आपने सीखा, ये आपने जाना। उत्तर हो गया आपका मिस्टर 1, मिस्टर अपना बच्चन बिकम्स द राइट आंसर, करेक्ट। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग किए हैं, डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाले टॉपिक को इतना डिटेल में पहले से पढ़ाया है कि लगभग सारे क्वेश्चन आज हमारे बन पा रहे हैं। पढ़ा भी नहीं है हमने रिप्रोडक्शन, पढ़ा भी नहीं है कॉन्शियसनेस, पढ़ा भी नहीं है, फिर भी उसके क्वेश्चंस हम लोग उड़ा पा रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेट कॉन्सेप्ट्स, दिस इज द पावर ऑफ गुड फंडामेंटल्स, कि एक बार भाई ढंग से इज्जत से किसी टॉपिक को पढ़ लिया ना, कहीं से सवाल लेके आओ, जुगाड़ से हो सकता है। अभी हमने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है, फिर भी हर टॉपिक में जा जाकर छेड़खानी कर रहे हैं हम लोग, और सही उत्तर लेकर भी आए हैं। आज देखो पोल कितना चमक रहा है भाई, 75% इज द लीस्ट जो कि हम लोगों ने आज टारगेट किया है। सोच रहे हो, बहुत बढ़िया यहां पर जो है परफॉर्मेंस जा रही है अपनी। यहां पर देखो 95%, बताओ और क्या चाहिए, है ना, यही चीजें हैं। और देख लेते हैं मेरे भाई, ओके। अब ये जो है वर्ड गेम है ना, और अल्टीमेटली आपको इसमें कुछ करना नहीं है, तुक्का लगाना है। तुक्का लगा दो भाई, जो आपका सबसे बढ़िया लग रहा है ना। चूज एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट। प्लांट में ग्रोथ जो है निरंतर होती रहती है, कंटिन्यूअसली। क्यों? क्योंकि प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया ये सब क्या करते रहते हैं? सेल डिवीजन करते हैं। सेल डिवीजन को और क्या कहा जाता है? सेल डिफरेंशिएशन। ये तो भाई अलग ही बात हो गई। सेल डी डिफरेंशिएशन उससे भी बड़ा, या सेल मल्टीप्लीकेशन, सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मेरे भाई हम मैथ वाले बच्चे नहीं हैं, बोडमास बालक नहीं है हम। हमारे यहां पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। सेल डिवीजन हो रही है तो भी सेल के 2 टुकड़े हो रहे हैं, सेल डिवीजन। या इसे हम कह सकते हैं कि सेल मल्टीप्लाई कर रहा है, एक सेल से 2 सेल बन गए, डबल हो गए। हमारे यहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम है, हम कोई दगाबाजी नहीं करते। यस, आओ मेरे भाई, यहां पर हम लोगों ने किया सेल मल्टीप्लिकेशन, जिसे हमने सेल डिवीजन भी कह डाला। अब प्लांट में अगर ग्रोथ हो रही है, या एनिमल में अगर ग्रोथ हो रही है, या किसी भी जीव जंतु में ग्रोथ हो रही है, तो क्या सेल डिवीजन होगा? बिल्कुल, इसी को सेल मल्टीप्लिकेशन कह दिया। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर सेम। करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है, कोई दंगा पंगा नहीं है। उत्तर हो जाता है मिस्टर सी। आई होप आप मार्क कर देंगे लगभग 82%। बहुत बढ़िया, क्योंकि अभी जो है आपने जो कर दिया है बहुत अच्छा कर दिया है भाई, बहुत बढ़िया कर दिया है। अच्छा, जाते जाते इसको छेड़ना चाहोगे? मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं कि यह सवाल क्या है, छेड़ देते हैं इसको। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर। चाहे इस अर्थ पे कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, जुड़े हुए हैं। इस अर्थ पे पहले हजारों साल पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे थे वो भी हमसे किस हद तक मिलते जुलते हैं, और आगे जो आएंगे वो भी मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे हमारे पास कॉमन जेनेटिक मटेरियल है टू वेरिंग डिग्रीज, यानी जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, डीएनए ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आपके और मेरे डीएनए में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, या 100% सेम है, ये आपको बताना है। कॉमन जेनेटिक मटेरियल है ऑफ सेम टाइप, सब में डीएनए है या सब में आरएनए है। हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सारे सेल्स दुनिया के एक जैसे हैं, या ऑल ऑफ दीज? फटाफट बताइए। अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब मुझे गलती नहीं चाहिए भाई। बहुत बुरा यहां पे शाही कबाड़ा करोगे, मेरे को लग रहा है बहुत गंदा कबाड़ा करोगे। बताने के बाद गलती करने की तो बहुत मतलब बहुत बहुत खत्म चीज है ये। मुझे लगता नहीं था कि मेरे को एक क्वेश्चन छेड़ना चाहिए, पर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में छेड़ दिया भाई तुम्हारे सामने। अब तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मेरे को लगा यार भाइयों के साथ है एकदम जलसा बना लिया जाए आज, पर मुझे लगता नहीं तुम मनाने दोगे भाई। देशों कॉमन जेनेटिक मटेरियल, यानी हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल कॉमन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। कल ही मैंने बताया था न्यूक्लिक एसिड हमारा कॉमन जेनेटिक मटेरियल है। किसी इंडिविजुअल में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, किसी में राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन सब में न्यूक्लिक एसिड है। बट टू वेरिंग डिग्रीज। क्या आपका और मेरा डीएनए 100% सेम है? सर हो ही नहीं सकता। क्या आपका और डॉग का डीएनए 100% सेम है? सर नहीं हो सकता। क्या आपका और कैट का 100% सेम है? नहीं हो सकता। क्या आपका और हाथी का 100% सेम है? आपका और बैक्टीरिया का 100% सेम है? सर नहीं हो सकता। है हम सभी में कॉमन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड, पर थोड़ा बहुत डिफरेंट है, होना भी चाहिए, यही तो बात है। एकदम सही। आगे देखो, दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप, यानी टाइप भी सेम है, यानी या तो दुनिया में सिर्फ डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा, कोई उसके अलावा चीज नहीं है। क्या ये बात करेक्ट है? बताओ, क्या सिर्फ डीएनए रहेगा या आरएनए रहेगा? नहीं भैया, डीएनए भी है, आरएनए भी है, दोनों है। सेम टाइप तो नहीं है यहां पर, तो ये बात क्या हो गई? गंदी हो गई। अगला, दे हैव कॉमन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया में सारे सेल्स एक जैसे हैं?
नहीं मेरे भाई, प्रोकैरियोटिक सेल अलग है, यूकैरियोटिक सेल अलग है, यूकैरियोटिक सेल में भी प्लांट सेल अलग है, एनिमल सेल अलग है। इतने डिफरेंस बताए थे प्लांट सेल एनिमल सेल में। सीसी करके ट्रिक बनाई थी कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, एनिमल में एब्सेंट, एनिमल में सेंट्रियोल सेंट्रोसोम प्रेजेंट, प्लांट में एब्सेंट। 4C लिख करके बताए थे। तो सबकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉमन कैसे हुई? तो ऑल ऑफ दीज कैसे हो सकता है? सोचने का सवाल था मेरे भाई, सोचने का सवाल था। उत्तर था आपका मिस्टर ए। यहां कबाड़ा हुआ होगा भाई। अरे वाह, 50% इज डिसेंट, वेरी डिसेंट, बढ़िया है। मतलब जितना मैं सोच रहा था, मैं सोच रहा था इतना कुछ आएगा। 7-8%। मुझे ए दिखाई ही नहीं दे रहा था चैट सेक्शन में, मुझे सिर्फ डी दिखाई दे रहे थे। एंड इतने डी में मुझे एक भी ए नहीं मिला। मुझे लगा भाई खत्म हो गए सब। मुझे लगा भाई अब 5% रिजल्ट आएगा, 10% रिजल्ट आएगा, बट 50% इज फिनोमिनल मेरे भाई। तुम तो बहुत अच्छा जा रहे हो मेरे साथ, बहुत ही अच्छा जा रहे हो। और धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने को इतना इजी बना देंगे हम लोग, और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पकड़ पकड़ के मारने लग जाओगे मेरे भाई। सो बहुत अच्छी चीज है ये तो। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू टुडे। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत बहुत, मतलब आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी। थैंक यू यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। मेरी तरफ से अपनी पीठ पे थप्पी मार लो भाई, दो दो, है ना। बताओ, आज पढ़ा है एक टॉपिक और सारे सवाल खत्म कर दिए, 9 के 9 सवाल खत्म कर दिए। ये होता है भाई। लीडर बोर्ड देख लेते हैं, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आपको इतने का। अमित, रुद्राक्ष, रितिका, रेहान, संगमित्रा, मेहरान, ओवेज, उदिता, नेहा एंड अनिमेश आर इन टॉप रैंक्स। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और बाकी मेरे भाई जिन्होंने आज कुछ कुछ सीख लिया है, उन्हें और ज्यादा बधाई होनी ही चाहिए, बधाई तो मिलनी चाहिए, है ना। आओ मेरे दोस्त, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन की, है ना। वैसे मुझे कहीं पर निकलना है, एक बहुत जरूरी काम है, तो मैं देख लेता हूं हमारे पास टाइम कितना बचेला है। लगभग 7:30 हो चुके हैं। तो आज हम थोड़ा सा क्लास को 7:30 ही रैप अप कर दें, इफ यू अलाउ मी। तो मैं आपकी नेक्स्ट वीक एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, है ना, आधे घंटे पहले क्लास छोड़ करके। क्योंकि आज के लिए अब जो रिप्रोडक्शन है इसको पढ़ाने में देखो भाई 1 घंटा लगेगा। आप बोलोगे तो मैं अलग से आपके लिए एक रिकॉर्डेड सेशन डाल सकता हूं, पर रिकॉर्डेड डालने का भी मन नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइव में जो इंटरेक्शन होती है, जो मजा आ रहा है अभी कुछ दिनों से, वो बहुत बेहतरीन है। आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही है, राइट। तो आज आपकी थोड़ी जल्दी छुट्टी कर देते हैं, एंड आराम से आप अपने बैकलॉग को क्लियर करने पे पूरा पूरा फोकस रखो। बहुत चिंदी चैप्टर है, नेक्स्ट वीक इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, चाहे एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों ना लेनी पड़े, क्योंकि 3 लेक्चर में हमारा ये काम हो जाएगा। तो एक एक्स्ट्रा क्लास नेक्स्ट वीक हम लोग लगा लेंगे। रिकॉर्डेड देने का मेरा मन नहीं है, और रिकॉर्डेड देने भी हुई तो एक्स्ट्रा वीक कर, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक कर लेंगे। इस वीक आप थोड़ा सा चिल रहो। यस, चलो मेरे भाई, आज के लिए फिर इतना ही करते हैं काम, क्योंकि रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे दोस्त, बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर मेटाबॉलिज्म है, फिर कॉन्शियसनेस है, फिर सेल्फ कॉन्शियसनेस है, फिर इंटरेक्शन एंड इमरजेंस है, और उसके बाद आपका और भी बहुत बड़ा बड़ा सा काम है जो बचा हुआ है। सो लिविंग वर्ल्ड पे इतना टाइम कोई नहीं लगाता मेरे दोस्त। आप जाके किसी भी बैच में जाकर देखो, दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे जाके देखो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कहीं भी लिविंग वर्ल्ड पे इतना टाइम कोई नहीं लगाता। मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर, और 2 लेक्चर में तो हम सिर्फ ग्रोथ तक पहुंचे हैं। दिस इज द लेवल ऑफ डेप्थ जिस पे हम पहुंचना चाह रहे हैं। यस, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतने प्यारे तरीके से पढ़ेंगे कि 12वीं में ही आपका नीट निकल जाएगा। साथ साथ पढ़ते रहो बस। यस, चलो मेरे भाई, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। माफी चाहूंगा कि मेरे को ये सेशन थोड़ा सा जल्दी छोड़ना पड़ रहा है, बिकॉज मेरे को 8 सवा 8 बजे कहीं पे पहुंचना है। निकलने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, टी शर्ट वगैरह चेंज करके, और कहीं थोड़ा जरूरी काम है। तो अलाउ मी फॉर सम टाइम। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। अगर मुझे बीच में टाइम मिला तो मैं एक रिकॉर्डेड सेशन डाल दूंगा, पर ऐसा डालूंगा कि आपको समझ में आ जाए। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन अगर मैं डालूंगा तो मैं 1 घंटे से कम की ड्यूरेशन का डालूंगा, जिससे आप उसे देख पाओ और आप समझ पाओ, तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अगर मैं डालता हूं तो, नहीं डालता तो कोई टेंशन नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वीक इसको देखेंगे, ठीक है। चलो मेरे भाई, जय हिंद, शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि 1-2-3 दिन में आपके जो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो रखे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसके आपके पास हैंड रिटन नोट्स एज वेल एज समरी सेशंस दोनों आ जाएं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हर चैप्टर जैसे खत्म होगा उसके साथ साथ समरी सेशंस आते रहेंगे। ऑलराइट, चलो यार, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, शुक्रिया, मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर।